सिलेबस उठाओ। सिलेबस उठाने के बाद जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि आपको किन सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, कमांड है, और कौन से सब्जेक्ट्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, तो वो उससे एक चीज समझ में आ जाएगी कि अभी हमने जैसे यूट्यूब पे भी आप लोग सेशंस देखते रहते हैं, तो वहां पे भी पूरा एक बना रखा है कि क्या एचपीजीएस का पूरा पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, किस एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बिकॉज प्रिपरेशन जैसे हल्के नोट पे होंगी नहीं, आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो सारे ही तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, तो कहीं पे भी मैंने कहा ना कि लाइटर नोट पे काम नहीं कर सकते, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी एडीए के सेशंस लगाए थे, है ना, तो एडीए में हम लोगों ने तो 5 सब्जेक्ट्स डील किए, जैसे कि उसमें हमने हिंदू लॉ किया है, टीपीए, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था। लेकिन वहीं पे सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका जो है जुडिशरी का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, बिकॉज जुडिशरी में तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होनी है, स्क्रीनिंग होने के बाद मेंस, देयर आफ्टर इंटरव्यू, है ना। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के जो बेयर एक्ट्स है वो लेके रखो अपने पास, और जब भी समय मिले, मुझे पता है कि आप लोग जैसे कोर्ट्स में जाते हैं तो समय थोड़ा सा कम मिलता है, तो अगर समय जितना मिले उतना ज्यादा उसको यूटिलाइज करना है। 6-8 महीने में तैयारी जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हम एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं। कोई सवाल अगर आपको पूछना हो एज फार एज द स्टडीज आर कंसर्न, तो पूछ सकते हैं। यस रमेश। हाँ सर, कर रहा हूँ सर, साथ साथ में ना। हाँ ठीक है, करना है वो। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी मैंने टेस्ट कुछ एक आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, बाय द आई बिलीव बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, तो वो फिर पता लगेगा कि कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, रिवीजन साथ के साथ होनी चाहिए। जो भी अभी एडीए के सेशन में आपने नोटबुक बना रखी होगी, उसी नोटबुक को फॉलो कर लो। ठीक है, तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। रेदर अगर और कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो मैम से आप बात कर लेना, वो वहां पे भी जो हमारे तरफ से हो पाएगा वो भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, रोहित बड़े दिनों बाद आए हैं आज। ठीक है, I hope my screen is visible to everyone. Yes. सर प्रोसेसिंग पे सर अभी हुई नहीं है। Now is visible sir. तो अभी जैसे हम लोगों ने एमसीक्यू वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25 तक ही डिस्कस किया था, और साथ के साथ जो सेक्शंस का जहां तक बात है सेक्शन नंबर 30 तक का लगभग जो एरिया है वो कवर किया था। ठीक है, तो उसी के आगे वी आर स्टार्टिंग टुडे। ठीक है, देखो आपका ये जो एरिया, स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे सब, है ना। आपका सेक्शन नंबर 31 तक का जो एरिया है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो इस चीज का कि किसी भी प्रोविजन में जहां पे भी इलस्ट्रेशंस रखी गई हैं, उन प्रोविजंस के इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे के सारे इलस्ट्रेशंस जो हैं टीपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, एमसीक्यूज भी पूछते हैं, और कभी कभी आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन को मैनेज करने में, उसका आंसर लिखने में कोई ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अभी आगे के जो एरिया है सेक्शन नंबर 32 जो है, सेक्शन नंबर 32 जर्नल्स की बात करता है कि अगर आप ट्रांसफर को ऑपरेट करने से पहले कोई भी कंडीशन लगाते हो तो वो कंडीशन जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर इनवैलिड कंडीशन है तो उन केसेस में ट्रांसफर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेक्शन नंबर 32 उसकी बात करता है। आई एम रीडिंग इट दैट इन ऑर्डर दैट अ कंडीशन, इन ऑर्डर जस्ट
Yeah, in order that a condition that interest shall cease to exist may be valid if it is necessary that the event to which it relates by one which could legally constitute a condition of creation of an interest. ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने जो है एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बात करी। जैसे मैं ये कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी मैं बी को देता हूं और बी के पास इस प्रॉपर्टी का लाइफ एस्टेट रहेगा, और अगर बी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। ठीक है, सो द कंडीशन विच आई हैव पुट इट ओवर हियर, वो कंडीशन जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, सो बिकॉज द कंडीशन इज देयर विच इज इनवैलिड, तो आपका जो आपने लाइफ एस्टेट एक व्यक्ति को दिया है वो लाइफ एस्टेट इंटैक्ट रहता है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होना था वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑपरेट नहीं करता। लेकिन इन ऑर्डर दैट अ कंडीशन that an interest shall cease to exist may be valid। ठीक है, कि जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हो कि ये व्यक्ति का एक प्रायर इंटरेस्ट, जैसे मान लो ए ने बी को लाइफ एस्टेट के लिए प्रॉपर्टी दिया और कहा कि अगर ये चीज हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, तो जो भी आप कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन वैलिड होना चाहिए। अगर आपने इनवैलिड कंडीशंस लगाई हैं तो उसका एक व्यक्ति के पास जो आपने इंटरेस्ट क्रिएट करके दिया है, जो उसका राइट क्रिएट करके दिया है, उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। जनरल सा प्रोविजन है सेक्शन नंबर 32, सिंपल सी बात कर रहा है, द कंडीशंस मस्ट बी वैलिड। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग से अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूं, लाइक एज फार एज सेक्शन नंबर 1 टिल सेक्शन नंबर 34। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 34 तक की अगर हम बात करते हैं तो सारे ही सेक्शन 34 तक है ना, सारे ही सेक्शंस में से लगभग जो लास्ट के आपके 3 सेक्शंस है, जिसमें सेक्शन नंबर 32, 33, 34 जो आता है, उसको अगर आप अवॉइड कर दें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, लेकिन बट स्टिल कम से कम 30 सेक्शंस आपके पास या 32 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें एक भी सेक्शन को छोड़ना जो है वो रिस्की हो जाता है। यू डोंट नो कहां से जो है एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ सकता है। दूसरी चीज कि इस एरिया में से सेक्शन नंबर 1 से लेकर 34 तक का जो एरिया है, जिसमें हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों के लिए रेगुलेशंस बना के रखे हैं, इसमें से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सवाल जो है वो बनते हैं। सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो जो हमारा डेफिनेशंस का पार्ट है वहां से सवाल बन जाता है नोटिस के ऊपर। ठीक है, तो नोटिस में आ जाता है व्हाट इज एक्चुअल नोटिस, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नोटिस, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम पे शॉर्ट नोट आप लोगों को आ जाता है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 5 पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा, सेक्शन नंबर 6 पे कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल है, कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल नहीं है, इस पे सवाल आ जाता है। अलोंग विद दिस आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया इसके बाद आता है वो है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के बाद सेक्शन नंबर 13, 14, ये दोनों में ही शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कि कैन अ प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 13 इसकी बात करता है। सेक्शन नंबर 13 जो है सेक्शन 5 का एक्सटेंशन है, ये सारी चीजें वहां पे कोरिलेट हो जाती हैं। सेक्शन नंबर 14 के अंदर परपेचुइटी का प्रिंसिपल है, जब भी सेक्शन 14 लिखना है तो सेक्शन नंबर 20 की रेफरेंस के थ्रू ही इसको जो है आप लिखते हैं, इसका आंसर वहीं से निकलता है। thereafter इस एरिया में जो आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है, एक तो एक्युमुलेशन के प्रिंसिपल पे आ जाता है सेक्शन नंबर 17 के ऊपर। सेक्शन नंबर 15 और 16 से भी सवाल जो है वो बन सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 15 और 16 आर बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 के अंदर ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बात की है, और उसी का एक्सटेंशन सेक्शन नंबर 15 और 16 में मिलेगा कि अगर आपने बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी देने की बात करी, कुछ एक का इंटरेस्ट फेल हो गया, कुछ एक को प्रॉपर्टी जा सकती है, तो सेक्शन नंबर 15 अप्लाई करेगा। अगर आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी, उसके बाद कहा कि ये अगर इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो आगे किसी और को चली जाएगी, तो सेक्शन 16 में मैटर चला जाएगा। तो एवरीथिंग इज टू बी सीन। ठीक है, सेक्शन नंबर 15, 16, 17 कहीं से भी जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। इसके बाद जो है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट पे शॉर्ट नोट आ जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर या तो आपको ऐसा आ जाएगा दैट राइट शॉर्ट नोट ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट या कंटिंजेंट इंटरेस्ट, या फिर दोनों का जो है डिफरेंस जो है उस पर सवाल आ सकता है। देयर आफ्टर आगे का जो एरिया है ना आपका सेक्शन नंबर 26 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक,
ठीक है 32 तक अगर मैं कह लूं, 26 से लेके या 25 से ही उठा लो, 25 से लेके सेक्शन नंबर 32 तक, तो ये एरिया मोर और लेस इलस्ट्रेशन बेस्ड ज्यादा सवाल पूछते हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन में आपको या तो एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है या फिर आपको जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू में पूछेंगे तो डायरेक्ट आपको इलस्ट्रेशंस का पता होना चाहिए, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो आपको इलस्ट्रेशन में जो चीज लिखी गई है उसी के आधार पे सेक्शन को इंटरप्रेट करना जो है वो पूछा जा सकता है। बाकी जैसे डॉक्ट्रिन्स की बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रिस कहाँ है, तो टीपीए में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। ठीक है, आपका टीपीए में जैसे सिविल लॉ 2 में दो टीपीए के पेपर में आपका जो है 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो 10 में से कम 2 या 3 या 4 सवाल ऐसे हैं जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 32 के एरिया में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिस एरिया इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द टीपीए, और इसी के आधार पे आगे का जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो चलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सेल करना है, मॉर्गेज करना है, लीज करना है, एक्सचेंज करना है या गिफ्ट करना है, कोई भी ट्रांसफर किसी भी तरीके का अगर करना है तो बेसिक रूल्स कहाँ है, बेसिक रूल्स यहीं पे है, सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए तक। ये सारे के सारे एरियाज जो है हर चीज को रेगुलेट करते आएंगे। चलिए, और इसी के साथ साथ जैसे हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि हमारे जो चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट पोर्शन है बेसिकली दैट इज एप्लीकेबल ओवर द मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अभी तक के जितने भी सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है, राइट ऑनवर्ड्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 5 टिल, अगर आप सेक्शन नंबर 37, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ठीक है, 37 में अपोर्शनमेंट का प्रोसेस है, तो और यहाँ पे ये जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, टिल सेक्शन नंबर 37, ठीक है, तो ये सारे के सारे सेक्शंस आपके जो हैं दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है रेगुलेट करेंगे, लेकिन आगे का जो एरिया है वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज को थोड़ा खास ध्यान में लेके रखा गया है। तो इसी के साथ थोड़ा सा और आगे डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। इसका ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर मैंने पहले भी आपके साथ शायद डिस्कस कर लिया था कि सेक्शन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा सेक्शन नंबर 5 से लेके 37 तक काम करता है, अगला हिस्सा 38 से ऑनवर्ड्स 53 कैपिटल ए तक काम करता है। दोनों में ही जो मेन हेडिंग रखी गई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पे चलेगा, एक सिर्फ रिमूवेबल पे चलेगा। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। देखो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 35 पे आज पहला डिस्कशन है। देखो सेक्शन नंबर 35 जो है वो इलेक्शन की प्रिंसिपल की बात करता है। अब ब्रीफ में इलेक्शन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इलेक्शन का प्रोसेस है क्या एक्चुअली। तो इसमें इस तरह से होगा कि जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी व्हिच बिलोंग्स टू मिस्टर ए, ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ए ओनर है, ए के पास पूरी इंटाइटलमेंट है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी सेल आउट कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, व्हाटएवर ही वांट टू। लेकिन एक एक्स नाम के व्यक्ति ने ए की प्रॉपर्टी किसी सी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट कर दिया, क्योंकि एक्स जो है वो एक्चुअल ट्रांसफर, एक्चुअल सेल डीड या कोई और डीड जो है वो नहीं बना सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को लेके इंटाइटल्ड है ही नहीं, ना इसको किसी ने ऑथोराइज किया। ठीक है, तो लेकिन इसने किया क्या, एक्स ने ए की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक एग्रीमेंट जो है वो सी के साथ कर लिया। तो बेसिकली ही इज प्रोफेसिंग टू ट्रांसफर, ठीक है, ही इज प्रोफेसिंग टू ट्रांसफर। जब ये प्रोफेस कर रहा है ना ट्रांसफर के लिए, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, तो क्योंकि एक्स के पास, मेरे दोबारा कह रहा हूं, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, तो ये ट्रांसफर ऑपरेट कर ही नहीं सकता। लेकिन जब एक्स ने, एक्स क्या बन जाएगा, ट्रांसफरर, ठीक है, ये ट्रांसफरर है। सी कौन है, सी इज द ट्रांसफरी, और ए कौन है, ए है प्रॉपर्टी का मालिक। तो ये जब इसने एग्रीमेंट बनाया, तो एग्रीमेंट में इसने, एक्स ने कहा कि ये प्रॉपर्टी फलानी मैं आपको दूंगा, ठीक है, दो ही डोज नॉट हैव एनी एंटाइटलमेंट ओवर द प्रॉपर्टी। लेकिन सेम ट्रांसफर एग्रीमेंट के अंदर जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है, इसे मिस्टर ए को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है कि जैसे मान लो एक्स कहता है
कि ये प्रॉपर्टी मैं सी को ट्रांसफर करने की एग्रीमेंट रख रहा हूं और इस प्रॉपर्टी पे जो कंसिडरेशन आएगा, मान लीजिए 1 CR 1 करोड़ का कंसिडरेशन है, वो मिस्टर ए को जाएगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट गिवन टू मिस्टर ए, दैट इज 1 CR 1 करोड़ रुपया जो है वो मिस्टर ए को जाएगा, वो इसके लिए एक बेनिफिट है। और बदले में क्या जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो जा रही है। तो यहाँ पे एक्स नाम के व्यक्ति ने, जिसको मैं ट्रांसफरर कह रहा हूं, एक्स नाम के व्यक्ति ने सी नाम के व्यक्ति को ए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात करी, लेकिन ट्रांसफर तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक मिस्टर ए जो है ट्रांसफर के ऊपर एग्जीक्यूशन जो है अपना वो ना करे। तो ए के पास दो ही ऑप्शंस हैं, जिस ऑप्शन को हम कहते हैं कि इसके पास इलेक्शन करने का एक तरीका है कि इसको क्या करना है। अगर इलेक्शन के दौरान ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी ही अपने पास रखनी है, मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता या नहीं ट्रांसफर करना चाहता, तो इसका मतलब ये जो बेनिफिट इसे मिल रहा था वो बेनिफिट इसे छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2 कि अगर ये व्यक्ति वो बेनिफिट रिसीव करना चाहता है, मतलब 1 करोड़ रुपया इसको जो मिल रहा है वो रखना चाहता है, तो इसको अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन। ये बड़ा ब्रीफ में मैंने आपको बताया है अभी। अपने आप में अगर आप सेक्शन नंबर 35 का बेयर प्रोविजन देखेंगे, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 पेज, ठीक है, 1.5 पेज का आपका पूरा का पूरा सेक्शन है। लेकिन इसको ब्रीफ में समझने के लिए इलेक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो वो इस तरीके से मैंने आपको बताया। लेकिन यही से 2-3 चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आपको इलेक्शन करने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अगर सेम ट्रांसफर से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो बेनिफिट रिसीव कर लो या फिर आप प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख लो। लेकिन अगर आपको इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट मिल रहा है, इनडायरेक्टली, तो फिर या फिर अलग एग्रीमेंट से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आपको वो बेनिफिट रखने में कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में मना कर दो और बेनिफिट रिसीव कर दो। क्योंकि इलेक्शन की थ्योरी सिर्फ काम तभी करेगी अगर ट्रांसफरर ने सेम एग्रीमेंट के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात कही है, और नंबर 2 उसने जो है आपको सेम ट्रांसफर एग्रीमेंट में कुछ बेनिफिट देने की बात की है। मैं सिर्फ इसका सेक्शन 35 का पैरा नंबर 1 पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर व्हिच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसी ट्रांसफर एग्रीमेंट में कॉन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के मालिक को कोई बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है, सच ओनर, जो मालिक है प्रॉपर्टी का, मस्ट इलेक्ट, क्या करना है, इलेक्शन करना है, क्या, ईदर टू कंफर्म सच ट्रांसफर, या तो वो ट्रांसफर के ऊपर अपनी स्टैंप लगा दे, वो कहे कि हाँ मैं एग्री और वो कंफर्म कर रहा है, और टू डिसेंट इट, मतलब वो ट्रांसफर से अपना जो है डिसेंट दे दे, अपना असेंट नहीं दे रहा है, जिसका मतलब वो प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखना चाहता है। इन द लेटर केस, मतलब कि अगर वो डिसेंट करता है, he shall relinquish the benefit so conferred, कि अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी देने में मना कर दिया तो जो बेनिफिट उसे मिल रहा था वो बेनिफिट उसको रिलिंक्विश मतलब छोड़ना पड़ेगा। and the benefit so relinquished shall revert to the transferor or his representative as if it has not been disposed of, तो जो भी बेनिफिट मिल रहा था वो ट्रांसफर के पास जो है रिवर्ट कर जाता है, क्योंकि ट्रांसफरर ही अल्टीमेटली उसको बेनिफिट दिलवा रहा था। यहाँ पे समझने के लिए इसका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन को एक बार अगर आप देखें तो लिखा है दैट द फार्म ऑफ अ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी वर्थ ₹800, प्रॉपर्टी की कीमत कितनी, 800 रुपए। ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट बनाया, प्रोफेसेस टू ट्रांसफर इट टू बी, तो जो प्रॉपर्टी थी सी की वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, मिस्टर ए, बी को, ठीक है। तो सी इज द ओनर, ए इज द ट्रांसफरर, बी इज द ट्रांसफरी, गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट 1000 टू सी। तो सी की प्रॉपर्टी की कीमत 800 रुपए रखी गई और सी को बदले में कितना पैसा मिल रहा है, 1000 रुपए, दैट इज द बेनिफिट। तो सी अगर अपना फार्म जो है उसको रिटेन करने की बात करता है तो उसे जो गिफ्ट है, ठीक है, वो 1000 रुपए वाली जो उसको बेनिफिट मिल रहा था वो इसको क्या करना पड़ेगा, फॉरफिट करना पड़ेगा, दैट इज ही हैज टू relinquish the benefit given to him. So this is the basic principle of the doctrine of election, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एक MCQ भी बीच में भी लेके आऊंगा। तो इलेक्शन की थ्योरी जब अप्लाई होती है तो एक प्रिंसिपल, एक मैक्सिमम यूज करते हैं, that one cannot approbate and reprobate at the same time, ठीक है, कि एक व्यक्ति
दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता कि या तो उसे बेनिफिट रिसीव करना पड़ेगा या अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वो दोनों चीजें नहीं रख सकता, ठीक है। तो वन कैन नॉट एप्रोबेट और रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। नंबर 2 एक और हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज वन कैन नॉट गो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही व्यक्ति एक ही समय पे हॉट एंड कोल्ड नहीं हो सकता, या एप्रोबेट और रेप्रोबेट जो है वो नहीं कर सकता है। दोनों ही मैक्सिम्स सेक्शन नंबर 35 से रिलेट कर जाते हैं। और एक और थ्योरी यहाँ पे काम करती है, उसको भी आप समझ लो। चीजें तो इसमें बहुत सारी है, मेरे ख्याल से इलेक्शन का अगर इन डिटेल हम टॉपिक जब डिस्कस करते हैं तो वी यूज्ड टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 days, ठीक है। 2 दिन कम से कम हमें इसमें लगते हैं। मतलब कहने का ये है कि 4-4.5 घंटे जो है सिर्फ इलेक्शन की थ्योरी समझाने में लगते हैं। लेकिन एज फार एज दी सेशंस आर कंसर्न, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कशन कर रखा है कि इसमें थोड़ा सा इतना ही रहेगा कि हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जिसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने एक मैगजीन सुना होगा, दैट इज नेमो डेट नॉन, सॉरी इट इज नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ठीक है। इस नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इस नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब क्या है कि द पर्सन हु हैज द बेटर टाइटल, द पर्सन हु हैज द बेटर टाइटल, he can transfer the better title. The person who has not a better title or good title, the person who does not have a better or good title, he cannot transfer a good title, ठीक है। और अगर इसको और सिंपल वे में समझना हो तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं that a person who has a defective title, a person who has a defective title cannot transfer, a person who has a defective title cannot transfer a good oblique better title, ठीक है। तो ये एक जर्नल मैगजीन है, जर्नल प्रिंसिपल है लॉ का, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक खुद है तो वो सामने वाले को मालिक बना सकता है, ठीक है। क्योंकि उसका टाइटल परफेक्ट है, बेटर है, तो वो आगे भी अच्छा ही टाइटल ट्रांसफर करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास खुद कोई टाइटल नहीं होता है, जिसका अपने आप में टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, तो वो व्यक्ति भी आगे कोई भी चीज ट्रांसफर जो करेगा तो जिसको ट्रांसफर करेगा वो डिफेक्टिव ही टाइटल देगा, वो बेटर टाइटल नहीं दे सकता। ये दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। लेकिन इलेक्शन की थ्योरी हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 41 एंड सेक्शन नंबर 43, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो इस मैगजीन की एक्सेप्शंस है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट की एक्सेप्शंस है। सेक्शन नंबर 35 में अभी जैसे हमने पढ़ा, तो एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का खुद मालिक नहीं है, वो किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और मालिक को कोई बेनिफिट दिलवा रहा है, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स करवा लेते हैं बहुत बार। सो अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे जिस व्यक्ति ने ट्रांसफर एग्रीमेंट किया वो व्यक्ति के पास कोई टाइटल नहीं है, मतलब उसका अपने आप में टाइटल कैसा है, डिफेक्टिव है। लेकिन सामने वाले को अगर मान लीजिए वो इलेक्शन की थ्योरी में ओनर जो है असेंट दे देता है, मतलब वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में अपनी हामी भर देता है, तो ये ट्रांसफर ऑपरेट कर जाता है और सामने वाले व्यक्ति को जो है बेटर टाइटल दिया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सेक्शन 35 इज एन एक्सेप्शन टू नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन, इवन इफ अ पर्सन हैज अ डिफेक्टिव टाइटल, ही इज ट्रांसफरिंग अ बेटर टाइटल देन ही हैज, ठीक है। तो इट इज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर मैगजीन एंड दिस एक्सेप्शन इज गिवन इन 3 areas as far as our DPA is concerned, that is section number 35, 41 and 43 of this particular law. तो एक बेसिक प्रिंसिपल हमने जो है ये बात करी। अब यहां से सेक्शन नंबर 35 के अंदर और भी कुछ एक चीजें कि जैसे मान लीजिए आपको जो है इलेक्शन कितने समय के अंदर करना है, ठीक है, इन व्हाट टाइम यू हैव टू इलेक्ट, ठीक है, कितने समय के अंदर आपको जो है इलेक्शन कर लेना चाहिए। तो यहीं पे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन के नीचे ना एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में पैरा नंबर 3,
तो पैरा नंबर 3 ये कहता है, देखो बड़ा सिंपल सा है फंडा, कि मैं मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति ने किसी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, एग्रीमेंट ही किया और मुझे एक बेनिफिट दे दिया। तो जब मुझे बेनिफिट दिया किसी भी चीज का, तो मैं उस बेनिफिट को एंजॉय करना शुरू कर देता हूं, ठीक है, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट बेनिफिट। लेकिन मैंने ये बिल्कुल कोशिश नहीं करी जानने की कि मुझे बेनिफिट किस चीज का दिया गया है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि जैसे मान लो एक व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया और मुझे एक बेनिफिट देने की बात की, उसने कहा कि सर आपको 1 करोड़ रुपया जो है इसके बदले में मिलेगा। तो मुझे नहीं पता कि मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कोई एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन रादर मेरे पास एक बेनिफिट रिसीव हो गया। मेरे पास मान लीजिए 1 CR का एक चेक आ जाता है या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता हूं कि ये पैसा या जो बेनिफिट मुझे मिला है ये क्यों मिला है, ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, टू डू द इंक्वायरी एटसेट्रा। तो अगर मैंने वो इंक्वायरी एटसेट्रा नहीं कंडक्ट की, तो ये एक प्रिजम्पशन ले लिया जाएगा, ठीक है, कि मुझे जानकारी थी। लिखा है ना, सच नॉलेज इज टू बी प्रिज्यूम्ड। क्या नॉलेज? कि मुझे ये बेनिफिट किसी मेरी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बदले में दिया गया है। अगर वो व्यक्ति जो बेनिफिट उसे मिला है उसे एंजॉय करता रहता है कितने समय तक? 2 साल तक, ठीक है, और उसने कोई डिसेंट भी नहीं किया, कुछ मतलब बेनिफिट मिल गया, आराम से उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश नहीं करी जानने की कि बेनिफिट क्यों मिला है, तो हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेते हैं कि आपको जानकारी थी कि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफर किया और आपको इलेक्शन करना था। तो 2 साल तक अगर ऐसा हो जाए तो ये माना जाएगा कि आपने इलेक्शन जो किया है वो ट्रांसफर के फेवर में किया है, मतलब आपने असेंट दे दिया है। तो एक तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा कि जैसे यहीं पे ना मैं एक छोटा सा और बताता हूं कि अगर आपको जो बेनिफिट मिला वो आपने इस तरह से एंजॉय कर लिया कि वो अब सामने वाली पार्टी को रिस्टोर नहीं करवाया जा सकता। यहीं पे एक इलस्ट्रेशन है, एक्सेप्शंस के नीचे छोटा सा इलस्ट्रेशन है 2 लाइनों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है ए ट्रांसफर्स टू बी एन एस्टेट टू विच सी इज इंटाइटल्ड। ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात करी जो सी की इंटाइटलमेंट के अंदर है, सी की मालिकाना हक है। और सेम ट्रांजैक्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेम ट्रांजैक्शन से सी को क्या दे दिया? कोल का माइन दे दिया, एक कोयले की खदान दे दी कि भैया तुम इसको एंजॉय करो। सी ने कोल माइन पे पोजीशन ले लिया और उसको पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। एग्जॉस्ट मतलब पूरी कोल माइन उसने खाली कर दिया और सारा पैसा ले लिया। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे, क्योंकि वो बेनिफिट एंजॉय कर गया और उसने जो है हमें डायरेक्टली डिसेंट या असेंट उसने नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे? प्रिज्यूम कर लेंगे एक नॉलेज कि उसको पता है ये सब, उसको बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है, और मानेंगे कि उसने कंफर्म किया है ट्रांसफर। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल गिवन इन सेक्शन नंबर 35। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा चीज कि ये तो 2 साल का पीरियड मेरे ख्याल से आप समझ गए कि सामने वाले ने, जैसे मेरी प्रॉपर्टी किसी ने बेची, ना मैंने असेंट किया है ना डिसेंट किया है, लेकिन जो बेनिफिट मिल रहा है मैं रिसीव कर गया हूं और उसको एंजॉय कर रहा हूं और उसको पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, व्हाटएवर, ठीक है। तो वहां पे इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज इफ आई हैव द नॉलेज दैट आई हैव टू डू इलेक्शन इन द गिवन केस, और मैंने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है ट्रांसफर को। तो ये इसका मीनिंग है। और दूसरा एक और चीज है, ये तो 2 साल वाला प्रिंसिपल कब अप्लाई हो गया मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, जब व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है। एक और चीज है जो इसी इलस्ट्रेशन के नीचे रखी गई है कि जैसे मान लो ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर करने के बाद उसने जो है थोड़ा वेट किया, ठीक है, और ट्रांसफर की डेट के बाद उसने ओनर को कहा कि देखो भाई साहब इलेक्शन कर लो, ठीक है, ताकि जो है हमें पता लग जाए कि आपने ट्रांसफर को कंफर्म करना है या नहीं करना, ठीक है। 1 साल आपका जो है वो निकल गया, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने क्या किया? 1 साल का समय जो था उसके अंदर अंदर अगर आपने कंफर्म नहीं किया है तो हम फिर जो एक एजम्पशन ड्रॉ कर लेंगे कि आपने कंफर्म कर दिया ट्रांसफर को। इसी के नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, इफ ही डज नॉट, मतलब ओनर है ना, इफ ही डज नॉट विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। आज द डेट ऑफ ट्रांसफर है तो 1 साल के अंदर अंदर अगर एक व्यक्ति ने कंफर्म या डिसेंट नहीं किया, ठीक है, सो ट्रांसफरर जो है जिसने एग्रीमेंट किया था वो व्यक्ति ओनर को एक रिक्वेस्ट करता है। द ट्रांसफरर या उसका रिप्रेजेंटेटिव एक रिक्वेस्ट करेगा 1 साल का समय खत्म होने से पहले कि सर आप इलेक्शन करो। अगर आप उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करते, इफ इट डज नॉट
comply with the request of such person, तो आगे लिखा हुआ है विद इन रीजनेबल टाइम, अगर वो कंफर्म या डिसेंट नहीं करता है, he shall be deemed to have elected to confirm the transfer, तो माना जाएगा कि उसने इलेक्शन जो किया है वो ट्रांसफर के फेवर में किया है। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो इसके नीचे एक लाइन लिखी है वो आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, कभी कभी लिखा गया है इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी द इलेक्शन शेल बी पोस्टपोन्ड अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेस। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जो है डिसेबल है, मान लीजिए डिसेबिलिटी क्या है, तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 6 के अंदर डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इफ एनी पर्सन हु इज अ माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा, लुनेटिक है, इनसेन है, तो वो व्यक्ति डिसेबल माना जाता है। और जब तक उसकी डिसेबिलिटी है तब तक हम इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, और या फिर अगर उसके अगेंस्ट कोई नेचुरल गार्जियन या फिर कोई उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो अगर इलेक्शन कर सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं होगी इलेक्शन करने के लिए वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट जो है वो नहीं माना जाता। तो यही प्रिंसिपल है आपका सेक्शन नंबर 35 के अंदर। सवाल जो है वो बेसिकली इन्हीं एरिया से पूछे जाते हैं, बाकी इन डिटेल जो है इसमें जो एक्सेप्शनल एरियाज हैं या कितना कंपनसेशन देना है उसको एक बार आप डायरेक्ट के अंदर गो थ्रू करेंगे अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आई बिलीव दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 36 और 37, सेक्शन नंबर 36 एंड सेक्शन नंबर 37 दोनों के अंदर अपॉर्शनमेंट के प्रिंसिपल्स की बात की गई। अपॉर्शन, अब ये अपॉर्शनमेंट का प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको बड़ा एक इसको इजी फॉर्मेट में एक एग्जांपल के तहत समझा देता हूं। देखो सेक्शन नंबर 36 में आपको समझना, ठीक है, सेक्शन नंबर 36 जरूरत पड़े तो आप इस एग्जांपल को बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में एक व्यक्ति मिस्टर बी जो है ये टेनेंट। टेनेंट जो है मिस्टर ए को हर महीने 3000 रुपए रेंट देता है। ठीक है, 3000 रुपीज रेंट देता है। अब इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम है उसको एंजॉय कौन करेगा, मिस्टर ए करेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने मान लीजिए 16 तारीख, ठीक है, जैसे जनवरी का मंथ है मान लीजिए, तो जनवरी में 16 जनवरी को मिस्टर ए ने ये जो प्रॉपर्टी उसकी मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी एक्स नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो प्रॉपर्टी का जो इनकम जनरेट होता था उसका अपॉर्शनमेंट किया जाएगा। अब अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, क्योंकि 16 तारीख को मालिक कौन बन गया, मिस्टर एक्स बन गया। ठीक है, तो 16 तारीख के बाद जो भी इनकम आएगी इस प्रॉपर्टी की उसका मालिक कौन होगा, मिस्टर एक्स होगा। बड़ा सिंपल है। तो इसका मतलब, लेकिन 15 दिनों तक मालिक कौन रहा, तो 15 दिनों तक मालिक जो था वो मिस्टर ए रहा है, और अगले जनवरी के महीने के 16 दिन जो होंगे उसमें मालिकाना हक किसका है, मिस्टर एक्स का है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जैसे 3000 रुपए महीने का किराया मिलता था, तो 3000 को आपने जो है टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देना है कि 15 दिनों का जो किराया बनता है, ठीक है, 15 डेज का जो भी रेंट बनता है वो 15 डेज का रेंट मिस्टर ए को चला जाएगा, और बाकी के 16 दिनों का जो रेंट है वो मिस्टर एक्स को चला जाएगा। सो इट इज बेसिकली दैट हाउ यू विल मेक द अपॉर्शनमेंट ऑफ द रेंटल इनकम, प्रॉफिट्स एटसेट्रा। ठीक है, किसी भी शेयर कंपनी के शेयर्स पे आपको डिविडेंड आता है, आपने वो शेयर ट्रांसफर कर दिए तो डिविडेंड जितना आपका बनता था वो आपको मिल जाएगा, जब आपने ट्रांसफर कर दिए तो सेकंड ओनर को बाकी का एरिया जाएगा। दिस इज बेसिकली टू बी कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 36 अगर आप पढ़ें तो लिखा है अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट मींस उस व्यक्ति के राइट कितने हैं। टीपीए के अंदर जहां पे भी इंटरेस्ट वर्ड यूज किया जाता है वहीं पे आपको उसका सिनोनियम मान के चलना है राइट। ठीक है, अधिकार। तो टीपीए में राइट एंड द वर्ड इंटरेस्ट बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जनरली फर्क होता है, इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है, राइट भी अलग अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन टीपीए में
इस तरह से आपको टर्म्स मिलेंगी। दैट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मींस राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंसर्न पर्सन। तो अगर कहीं पे भी पीरियोडिकल पेमेंट्स एक्सेट्रा आपको आती हैं और वो प्रॉपर्टी कहीं आगे ट्रांसफर हो जाए तो पीरियोडिकल पेमेंट्स जो है उनका अपॉर्शनमेंट जो है वो किया जाता है। दैट इज अ रूल गिवन इन सेक्शन नंबर 36। तो 36 के अंदर रूल ऑफ अपॉर्शनमेंट जो है ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलता है। अगर आप इसको ब्रीफ में पढ़ लें तो लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज टू द कॉन्ट्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी आया था कि कहां पे लोकल यूसेज को प्रोटेक्ट किया गया, तो सेक्शन 36 उसमें से एक आंसर था। तो इस तरह से निकालना है वेयरएवर इन द एब्सेंस ऑफ द लोकल कॉन्ट्रैक्ट और द लोकल यूसेज, कि अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो हम उसे फॉलो कर लेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है, ठीक है, तो फिर हमें जो रूल है वो सेक्शन नंबर 36 का फॉलो करना है। लिखा है ऑल रेंट्स, एन्युटीज, पेंशन्स, dividends and other periodical payments in the nature of the income shall upon the transfer of the interest, जब आप प्रॉपर्टी पे अपना जो इंटरेस्ट है, जो अधिकार है, वो ट्रांसफर कर देंगे of the person entitled to receive the payment be deemed as between the transferor and the transferee to accrue from the day to day। तो डे टू डे जैसे मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि 15 दिनों का एक व्यक्ति के पास, 16 दिनों का अगले के पास, क्योंकि 16 तारीख को अगला व्यक्ति मालिक बन चुका है। एंड बी अपॉर्शन able accordingly but to be payable on the days appointed for the payment। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है to be payable on the days appointed for the payment, इसका क्या मतलब है कि जैसे बी नाम का व्यक्ति 3000 रुपया किराया महीने की लास्ट तारीख में देता है, मतलब मान लीजिए 31 जनवरी को इसने पैसा देना है, तो ये पैसा 31 जनवरी को ही देगा, लेकिन पैसा कितना कितना कहां देना है, तो वो मैंने आपको बताया कि 15 दिनों का पेमेंट चला जाएगा मिस्टर ए को और 16 दिनों का पेमेंट चला जाएगा मिस्टर एक्स को। तो दिस इज बेसिकली द रूल ऑफ अपॉर्शनमेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यस एवरीवन, ठीक है। लोकल लॉ, यूसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स को कहीं पे अगर प्रोटेक्शन दिया गया तो हमें उसको जो है एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। अगला जो एरिया है सेक्शन नंबर 37 के अंदर वो बात करें अपॉर्शनमेंट ऑफ द बेनिफिट और ऑब्लिगेशन ऑन द सिवियरेंस, ठीक है। अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सिवियरेंस। सिवियरेंस का मतलब अगर पार्टीशन एक्सेट्रा हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो मान लीजिए उसी पे एक उदाहरण और दे देता हूं। सेक्शन नंबर 37 पे आपको एग्जांपल दे, सेक्शन नंबर 37 में एक छोटा सा प्रिंसिपल चलो समझते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को लैंड पे कल्टीवेशन करने के लिए रखा हुआ, कल्टीवेशन, ठीक है, मतलब आपका खेत है और खेत में कल्टीवेशन करने के लिए आपने एक एक्स नाम के व्यक्ति को रखा हुआ, ठीक है। और एक्स नाम का व्यक्ति जो है जो भी खेती बाड़ी करता है उसका आपको पीरियोडिकली कुछ एक अमाउंट जो है वो देता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए चलो यहाँ पे उदाहरण के लिए ये रख देते हैं कि 3000 रुपया मिस्टर एक्स जो है वो लैंड की कल्टीवेशन करने के लिए मिस्टर ए को देता है, और साथ के साथ 3000 रुपए के साथ जो भी कल्टीवेशन होता है उसका 1/2, ठीक है, जो भी कल्टीवेशन होता है उसका हाफ जो है वो भी मालिक को देता है। जैसे मान लो इसने गेहूं का उत्पादन किया है तो अगर 10 क्विंटल गेहूं हुआ तो 5 क्विंटल वो ए को देगा, साथ में उसको 3000 रुपए देगा। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस। अब हुआ क्या कि ए ने अपनी ये प्रॉपर्टी 3 लोगों को बेच दी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। तो 3 लोग मालिक बन गए, तो इस प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो गए, एक्स, वाई और जेड। तो अब क्योंकि एक्स, वाई और जेड को ये प्रॉपर्टी चली गई तो प्रॉपर्टी में क्या हो गया, सवेरेंस हो गया, प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, एक से ज्यादा लोगों में। तो एक्स, वाई और जेड अब मालिक है, लेकिन कल्टीवेशन अभी भी मान लो एक्स ही करता है। तो अब एक्स 3000 रुपया किसको देगा, किसी को नहीं, रेदर 1,000 रुपया जो है वो तीनों को देगा, ठीक है। तो जितना जितना एक का हिस्सा बनता है उतने हिसाब से अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे साथ में ये 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन देता था, ठीक है, तो उसी 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन को 3 हिस्से में ये डिवाइड करके जो है ये दे देगा। लेकिन हम प्रॉपर्टी में डिवीजन हो चुका है, इसके कारण से मिस्टर एक्स की ऑब्लिगेशन जो है उसको बढ़ाएंगे नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अब मिस्टर एक्स जो है वो आधा उत्पादन एक्स को देगा, आधा वाई को देगा, आधा जेड को देगा, ऐसा नहीं हो सकता। रेदर जो ये पहले देता था उतना ही देगा, वो पार्टीज की अपनी मैनेजमेंट है। एक और इसमें चीज डाल देते हैं कि मिस्टर एक्स हर साल जो है मालिक को एक शीप देता था, ठीक है, एक शीप देता था ताकि
चलो मालिक को दे दिया। तो अब जो शीप है वो सवेरेबल तो नहीं है, तो अब वो पार्टीज के बीच में अपने एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस शीप को कौन व्यक्ति किस समय पे रिसीव करेगा। तो उसको लेके हम मिस्टर एक्स की ऑब्लिगेशन को बढ़ा नहीं सकते कि अब तीनों लोगों को आप जो है एक एक शीप अलग से दो। इसीलिए सेक्शन नंबर 37 जो है वो ड्राफ्ट किया गया, दैट अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवेरेंस। तो ऑब्लिगेशन मतलब जो आपने पैसा देना होता था, सेवेरेंस पार्टीशन होने के बाद वो पैसा आप कैसे देंगे, कोई और चीज अगर आप देते थे वो कैसे देंगे, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती, जैसे शीप की मैंने एग्जांपल लिया, गोट ले लो, कुछ भी ले लो, तो वहां पे हम जो व्यक्ति ऐसा जो ऑब्लिगेशन के अंदर है उसकी ऑब्लिगेशन को बढ़ाया बिल्कुल नहीं जा सकता। ये सेक्शन नंबर 37 के अंदर जो है प्रिंसिपल रखा गया है। इलस्ट्रेशंस जो है वो इसको और क्लेरिफाई करते हैं। बेसिकली व्हाटएवर इज देयर इन द इलस्ट्रेशन आई हैव dealt it over here itself, ठीक है। So ये apportionment of estate and apportionment of the obligations on severance, ये इसका basically जो है ये मतलब है। I hope it is clear, ठीक है। So now इसके साथ साथ चलो कुछ एक MCQs पे आते हैं, ठीक है। आज के लिए जो टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने थे उसमें तो हो गया, ठीक है। इसमें अभी सेक्शन नंबर 41 मुझे डिस्कस करना है, ऑस्टेंसिबल ओनर 43 डिस्कस करना है, ठीक है। रूल ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल क्या है, लेकिन उस पे जाने से पहले कुछ एक एमसीक्यूज पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। एमसीक्यूज जो है वो रैंडम एरिया से रखे गए हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप सभी लोग क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, और टीपीए आई प्रिज्यूम इट टू बी दैट यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। रिविजन्स जो है बेरेक्ट जो है काफी बार जो है वो रिवाइज किया होना चाहिए, अगर नहीं किया है तो उसको करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इन दीज सेशंस वी आर प्राइमरली फोकस्ड ओवर द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एमसीक्यू पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपने एंड पे आप लोग कितने एफर्ट्स डाल रहे हो वो आप लोगों का टेस्ट जो है वो यहाँ पे होता ही है, रेदर फिर भी हम लोगों को काम तो करना ही है, ठीक है। जितने भी अभी मेरे ख्याल से ना जिसको कोई भी आप में से ऐसा कैंडिडेट जिसको ये लगता है कि यार मेरा टीपीए जो है वो काफी वीक है, या मेरा लिमिटेशन, या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रैंडम या व्हाटएवर जो भी आपका व्यू है, क्योंकि आपको इतना तो एनालिसिस आप कर ही रहे हैं कि अगर बहुत सारे सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और बहुत सारे सवालों के आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं या आपको बेरेक्ट बार बार देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी प्रिपरेशंस में कमी है। उन कमियों को अभी अभी दूर कर लीजिए, बिकॉज देखो अभी 7 मंथ्स है हमारे पास, ठीक है। 2 महीने में ये सारा काम जो है वो हो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर दैट ओनली 5 मंथ्स विल बी लेफ्ट, और 5 महीने सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज पे काम किया जाता है। उसके अलावा आप नया कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नया कुछ नहीं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना है, जितने ज्यादा सिनॉप्सिस बनाने हैं वो 2-2.5 महीने में बना लो। अपने डे टू डे शेड्यूल्स बनाइए, उन शेड्यूल्स को टाइम टू टाइम फॉलो करिए, ठीक है। किसी को भी लगता है कोई कमी है वो हमसे बात करें, अगर कहीं पे हमें लगता है कि कुछ और तरीके से मैनेज करना है तो वी कैन डू दैट, ठीक है। कर्षक आप सीपीसी कह रहे हैं, देखो अभी 2 चीजें हैं। देखो जितने भी आप फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हो, आप लोगों में वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए थी। सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करिए, देयर इज नो डिफिकल्टी, बट स्टिल इफ डिफिकल्टीज आर देयर तो या तो वो क्वेश्चंस मेरे पास ले आओ, वो हम डिस्कस कर लेंगे। नंबर 2 कि अगर आपको लगता है कि आप दोबारा से उस सारे सब्जेक्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन है आप लोगों के साथ, तो उसको जो है मैम को बोल के एक्सेसिबिलिटी ले लेना, तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। 15-20 दिन का टाइम पीरियड अलॉट करते हैं, उसको रिवाइज कर लो अपनी कॉपी के साथ साथ, तो दोबारा से जो क्लास में पढ़ा था वो रिकलेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो फिर क्लास में आके डिस्कस कर लेंगे, उसमें मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। लेकिन टाइम टू टाइम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन्स की जरूरत तो देखो पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हल्के में लेके चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। कंपटीशन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। तो लेकिन हिमाचल की अगर आप बात करें तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 5 वैकेंसीज है या 10 वैकेंसीज है, तो हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो 1-1, 2-2 भी निकालते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको अगर 10 वैकेंसीज है, 5000-6000 बच्चा जो है वो फॉर्म भरता है, 2500 के आसपास बच्चा जो है वो प्रीलिम्स देने आता है, ठीक है। 2500, 3000, 3500 डिपेंड करता है। आसपास किसी और स्टेट का पेपर तो नहीं चल रहा है, हरियाणा का तो नहीं है, राजस्थान का तो नहीं है, और राजस्थान का और हिमाचल का बहुत लगभग क्लैश भी कर जाता है, आसपास भी आता है, ठीक है। तो बच्चे बट भी जाते हैं बहुत बार। लेकिन जो फोकस्ड होते हैं, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, या जिनको सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज का ही करना है पेपर, तो वो किसी भी स्टेट में बैठा हो बच्चा वो यहाँ पे भी आएगा,
ठीक है। तो आप लोगों को रेडी रहना है कि मेरा कंपटीशन मेरे साथ तो है ही है, लेकिन बाकियों को एलिमिनेट भी करना है ना। तो एलिमिनेशन सिर्फ तभी होगा अगर आप एट द पार चल रहे हैं। जितने ज्यादा एफर्ट्स डाल देंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहेगा, ठीक है। सीपीसी में अगर कोई परेशानी है, कैसे आप क्लास में आके जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सैटरडे को नेक्स्ट टेस्ट है, वैसे कल भी आओगे क्लास में, तो तब जो भी अगर डाउट्स है तो मेरे साथ यहाँ पे आके डिस्कस कर लेना, या डाउट्स लिख के ले आना, जब भी हमें टाइम मिलेगा वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। लेकिन आप लोग भी जो अदरवाइज सिर्फ क्रैश कोर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हो ना, ये क्रैश कोर्स के ऊपर रिलाय करके तैयारी जो करनी है वो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा हम लोग इस कोर्स में नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली आप 2 मिनट के लिए खुद सोचिए, यू पीपल आर मच मैच्योर एनफ कि द कोर्स व्हिच यूज्ड टू टेक अप्रॉक्सिमेटली 12 मंथ्स, ठीक है, जिस कोर्स को करवाने के लिए 12 महीने लगभग 500 घंटे की पढ़ाई, 500 आवर्स ऑफ स्टडी इज देयर, तो वो चीजें इस क्रैश कोर्स के अंदर जो है वो करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि इसमें आप कर लो और आपका पेपर निकल जाएगा, सो दैट इज बेसिकली आई एम फूलिंग यू पीपल। इसमें ब्लफ करने वाली बात होती है, झूठ बोल के ना आपका फायदा है ना मेरा होगा, ठीक है। अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोगों को प्रिपरेशंस करने के लिए अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, बीइंग एन एडवोकेट, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ, तो कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टाइम ना निकालें और सिर्फ ये सोचे कि बस ये जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं इसी में से बात बन जाएगी, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ये एमसीक्यू सिर्फ तब काम करते हैं, ये तब प्रैक्टिस काम करती है जब आपने सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से पढ़ा है और फिर आप बहुत अच्छे से आंसर्स जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, देन हाउ वी कैन इमेजिन कि आप जो है वो आंसर्स ठीक से कर पाओगे। आप लोग सिर्फ इतना कर पाओगे कि जो सेक्शन में यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ उस सेक्शन को बेरेक्ट में लिख लोगे, लेकिन इससे ज्यादा काम होगा नहीं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हम लोगों की तरफ से मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड है, ठीक है, एवरीथिंग। जो लाइव सेशन आप लोगों के साथ जो फाउंडेशन कोर्सेज में चले हैं, कंप्लीट एग्जॉस्टिव सेशंस है, सब कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्टिल यू वांट टू गो थ्रू विद द रिकॉर्डेड सेशंस, तो दैट इज मैनेजेबल। आई डोंट थिंक आप लोगों को इसमें सोचने के कोई विषय है। बस ये है कि हमारी कमिटमेंट है या नहीं। अगर कमिटमेंट है तो सारी चीजें इजी हो जाती है। पहला सवाल आज के लिए जो मेरे सामने रखा गया है, दैट इज रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 67 के आसपास का जो एरिया है। सेक्शन नंबर 60, 67 में आपका रिडम्पशन, फोरक्लोजर एटसेट्रा की वो सारी एरियाज को कवर करता है। क्वेश्चन कह रहा है that right of foreclosure of a mortgage finds its place under which of the following sections? 60, 61, 67, 69. Yes everyone. मेरे ख्याल से ये तो ठीक है। सुरेंद्र ने और शिखा ने आंसर दिया है, दैट इज सेक्शन नंबर 67। वेरी गुड। देखो सेक्शन नंबर 67 जो है वो सेल और फोरक्लोजर दोनों की ही बात करता है, और सेल और फोरक्लोजर में अल्टीमेटली सेक्शन नंबर 67 इज द कंप्लीट प्रोविजन ओवर देयर। फोरक्लोजर जो है वो हर तरह के मॉर्गेज में नहीं होता है, सिर्फ मॉर्गेज में कंडीशनल सेल में जो है हम फोरक्लोजर करवा सकते हैं। जो बाकी के हमारे मॉर्गेजेस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश मॉर्गेज है, इक्विटेबल मॉर्गेज है, अदर काइंड ऑफ मॉर्गेजेस, तो हमारे पास सेल वाला ऑप्शन रहेगा। रेदर फोरक्लोजर जो है वो सिर्फ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेरे ख्याल से कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था। अ चार्ज में बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज एंड आल्सो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। A charge may be on the movable property as well as on the immovable property. तो जो A है, the charge may be created by the act of the parties as well as by the operation of law, ये दोनों चीजें ठीक है। सेक्शन नंबर 100 हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज की बात करता है, जिसमें चार्ज पार्टीज अपने एक्ट के द्वारा भी लगवा सकती हैं और ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी हो सकता है। लेकिन क्या चार्ज सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगेगा एज वेल एज इमूवेबल दोनों पे लगेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज चार्ज की जो हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 100 के अंदर, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला सवाल गिफ्ट से हमारा आता है, गिफ्ट के एरिया से। क्वेश्चन है, A gives 1 lakh rupees to B, reserving to himself with B's assent the right to take back at pleasure 10,000 out of 1 lakh. A ने B को 1 लाख रुपया गिफ्ट कर दिया, लेकिन कहा कि 10,000 रुपए मेरी मर्जी पे जब वापस लेने होंगे मैं ले लूंगा। तो गिफ्ट होल्ड्स गुड फॉर 1 lakh, the gift holds good for 10,000 but void as to 90,000. The gift holds good for 90,000 but void as to 10,000, or the gift is invalid. The answer is option number C, ठीक है। C आप लोगों ने मेरे ख्याल से मेंशन किया, वेरी गुड। C is the right answer, because जो अगर पार्टी ने अपने ऑप्शन पे
कुछ एक अमाउंट रख लिया जो उसकी विश के ऊपर चलता है और वो अपनी मर्जी से कह रहा है जब मेरा मन करेगा मैं इस चीज को रिवोक कर दूंगा, तो वो इनवैलिड है. सो सिंस द रेवोकेशन ऑफ द गिफ्ट इज 10,000 डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द डोनर, इट इज वॉइड एज पर सेक्शन नंबर 126. 90,000 को लेके गिफ्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है. अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम. सेक्शन नंबर 130 से लेके 137 हमारा एक्शनेबल क्लेम से रिलेट करता है, वहीं से सवाल है. द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम shall take its subject to all the liabilities and equities and to which the transferor is subject respect thereof at the date of transfer, before any date of transfer, before 15 days of the date of transfer or after 15 days of the date of transfer. क्वेश्चन समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूं कि ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम shall take its subject to all the liabilities and equities as to which the transfer is subject in respect thereof. तो जिसे मान लो मुझे एक व्यक्ति से 10,000 रुपया रिकवर करना है, तो वो मेरा एक एक्शनेबल, मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम आपको बेच दिया. तो आपको जब मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम बेचा है, ट्रांसफर किया है, तो दैट इज टू बी रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 130 ऑनवर्ड्स. ठीक है, अब ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति से 10,000 रुपए रिकवर करने थे, लेकिन मैंने उसको भी बदले में कुछ देना था. ठीक है, सो आई वाज अंडर सर्टेन लायबिलिटी आल्सो. मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम आपको ट्रांसफर कर दिया, तो जब आप ट्रांसफरी हुए एक्शनेबल क्लेम के, तो जो लायबिलिटीज मेरी हुआ करती थी वो सब लायबिलिटीज आपकी हो गई. ठीक है, तो आप उस व्यक्ति से जो 10,000 मैंने रिकवर करना था, अब आप भी रिकवर कर सकते हो, लेकिन जो अमाउंट उसने आपसे, जो उसने मुझसे लेना था, वो अब आपसे रिकवर करेगा. दैट इज बेसिकली द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम shall take it subject to all the liabilities and equities to which the transferor is subject in respect thereof. अब ये कौन सी डेट से शुरू होंगे? At the date of transfer, before any date of transfer, subject to before 15 days of the date of transfer and after 15 days. The right answer is option number A, that is at the date of transfer. कि डेट ऑफ ट्रांसफर के टाइम पे जो भी मेरी लाइबिलिटीज बनती थी, वो सारी लाइबिलिटीज आपकी बन जाएंगी. ठीक है, अगर मैंने पैसा रिकवर करना है लेकिन मैं भी अंडर लाइबिलिटी हूं कुछ, और मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम आपको दे दिया, तो आप भी अंडर द लाइबिलिटीज आ जाओगे. और ये कब से? एट द डेट ऑफ ट्रांसफर. जो कुछ भी लाइबिलिटीज बनती थी तब से, उससे पहले की, उसके बाद की, या 15 दिन बाद की, ऐसी कोई बात नहीं है. एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज द वर्ड रिटन इन सेक्शन नंबर 131. सेक्शन नंबर 131 निकालना, वहां पे मार्क कर लेना एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वर्ड. ठीक है, अगला सवाल है सेक्शन नंबर 13 से आ रहा है. Among the following is not necessary requisite for the application of section 13. इनमें से कौन सी चीज जो है सेक्शन 13 की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं? The transfer under section 13 is an exception to the general rule of section number 5. नेक्स्ट कह रहा है the prior interest must have been created by the transfer. ठीक है, the transferee must be born after the death of the person to whom the prior interest is conferred or after the prior interest expires. The transferee must get the absolute interest. इनमें से कौन सी चीज जो है वो जरूरी नहीं है? ये सिंपल. ठीक है, सो जो सी है, दैट इज ट्रांसफरी मस्ट born आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom the prior interest is conferred. ये गलत है. द ट्रांसफरी कौन है? द अनबॉर्न पर्सन. अनबॉर्न पर्सन प्रायर ट्रांसफरी की डेथ से पहले जो है एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए. अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया और प्रायर ट्रांसफरी की डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी ट्रांसफरर के पास. तो ओवर हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया है दैट ट्रांसफरी शुड बी बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom the prior interest is conferred or before the prior interest expires. अगला सवाल है रीट्रांसफर ऑफ द मॉर्गेजर की बात कर रहा है. दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेक्शन provides for the obligation to transfer to the third party instead of retransference to the mortgagor. इनमें से कौन सा सेक्शन ये बात करता है that there is an obligation to transfer to the third party instead of retransference or to the mortgagor? Section number 60, 60 capital A, 61 और 60B. Yes, ठीक है. शिखा एंड कसक काफी अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए इन्होंने कहा है. सेक्शन नंबर 60 के अंदर मॉर्गेज का प्रिंसिपल रखा गया है कि मॉर्गेज कौन करेगा, कैसे करेगा, लेकिन सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी की जो है बात करता है. ठीक है, अगला सवाल
section number 54, paragraph number 2 and 3 and 59, 107, 123 of TPA shall be read as supplemental to Stamp Act, contract, registration, both P and C. The right answer is option number, ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत ही नहीं है. People are very much aware of this. These provisions are to be read to be supplemental of the registration. ठीक है, ये इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कर दो. ठीक है. The next provision is question is, which among the following rights can be most appropriately conferred upon the lessee when he enters upon a contract of lease under section number 105 of the TPA? Which among the following rights can be said to be most appropriately be conferred upon the lessee when he enters upon a contract of lease under section number 105? Right of enjoyment, right to own, right to possess, both liens. Okay. So the answer is given, that is enjoyment and possession. So D आप लोग कह रहे हैं सही आंसर होना चाहिए. The right answer is option number D. Section number 105 जो है, though the section 105 uses the word enjoy instead the word to possess, but there is no authority for holding that it contemplates that exclusion of the possession when it refers to the enjoyment. क्योंकि अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी को possess नहीं करेगा तो how he will enjoy that property. अगला सवाल, A lets a house to be on a condition that he shall run 100 kilometers on a treadmill in a span of 2 hours. The lease is valid, voidable, void or voidable at the option of 2. ठीक है, the lease is, yes everyone, condition कैसा है? Impossible. जो impossible condition है तो सेक्शन नंबर 25 आ जाएगा और कहेगा कि ट्रांसफर जो है वो वैलिड नहीं है. ठीक है. अगला सवाल, the interest acquired by an unborn person upon his birth by a transfer of property wherein an interest was created for the benefit of such person when he was not living will be a vested interest, contingent interest, a vested interest unless the contrary intention appears from the terms of the transfer, a contingent interest when it is eventually becomes vested interest. Question है, an interest acquired by the unborn person upon his birth by the transfer wherein the interest created for the benefit of the person when he was not be living will be what kind of interest? Vested interest unless the contrary intention appears, contingent या contingent interest who would eventually becomes vested interest. Yes. ठीक है. So how the interest will be acquired by a person who is unborn? तो the moment he takes birth, लिखा है ना, the moment he takes birth he will enjoy a vested interest, लेकिन unless the contrary intention appears from the terms of the transfer. contrary intention है parties की, वो ये कहती है कि immediately जन्म में बच्चे को जो है vested right नहीं मिलेगा, तो फिर जो है parties की terms के accordingly हमें काम करना पड़ेगा. ठीक है. The next question is, which among the following statements is true regarding the suit for redemption of the mortgaged property under TPA? प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज की गई है, उसका रिडम्पशन करवाना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? Only mortgager can bring a suit. A creditor of a mortgager who has obtained the decree can bring a suit. A creditor, irrespective of the decree for the same, can bring a suit. Any surety for the payment of the mortgage debt can bring a suit. ठीक है. रिडम्पशन का केस कौन कर सकता है? यस एवरीवन, सिर्फ मॉर्गेजर? कोई क्रेडिटर जिसने पैसा उधार दिया है वो भी क्या कर सकता है? एनी क्रेडिटर irrespective of the decree for the same can bring a suit, or any surety for the payment of mortgage debt can bring a suit. Yes. Which among the following is true?
ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है जिसमें लिखा है ओनली मॉर्गेजर कैन ब्रिंग, तो ओनली मॉर्गेजर तो नहीं कर सकता, और भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है एनी क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर हु हैज ऑब्टेन्ड द डिक्री कैन ब्रिंग अ सूट। ठीक है, सेक्शन नंबर 91 को आप लोग रेफर करेंगे, टेक आउट सेक्शन नंबर 91। सेक्शन नंबर 91 के अंदर कुछ एक लोगों का जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन जो बेयर एक्ट में लिखा है हम उसी को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। तो लिखा है एनी पर्सन बिसाइड्स मॉर्गेजर, कौन कौन केस कर सकते हैं, तो मॉर्गेजर तो कर ही सकता है, हमें पता है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज एनी इंटरेस्ट और चार्ज इन द प्रॉपर्टी, तो कोई भी व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है। एनी श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट और एनी पार्ट देयर ऑफ, तो कोई भी श्योरिटी जो है वो रिडम्पशन के लिए केस कर सकता है। एनी क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर हु हैज a suit for the administration of his estate and has obtained the decree for the sale of the mortgage property। ये पूरा टर्म यूज किया गया है कि creditor of the mortgager, creditor of the mortgager who has just yeah, so any creditor of the mortgager who has in a suit for administration of his estate has obtained the decree for the sale of the mortgaged property। तो ये कुछ एक लोग जो है ये सूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द मॉर्गेजर की सेक्शन नंबर 91 हमें बताता है। नाउ वी आर स्विचिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हैं वो कितने सेक्शन नंबर 91 के साथ मेल खाते हैं। पहला कह रहा है ओनली मॉर्गेजर कैन ब्रिंग अ सूट, आंसर इज any creditor to the mortgagor can bring a suit who has obtained the decree, the answer is no। any mortgagor of any creditor of the mortgagor who has got the decree in the suit for the administration, तो वो केस कर सकता है। any creditor irrespective of the decree for the same, the answer is no। and last one is any surety for the payment of the mortgage debt can bring a suit। तो हमें इसमें जो सही स्टेटमेंट मिलता है, सही स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, क्योंकि क्या सिर्फ मॉर्गेजर कर पाएगा, द आंसर इज नो। मॉर्गेजर के साथ और भी लोग कर सकते हैं। ओनली वर्ड जो है वो इसको गलत बनाता है। ऑप्शन नंबर बी और सी वो भी बिल्कुल सेक्शन नंबर 91 के साथ मेल नहीं खाते हैं। रेदर जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्टली रिटन। ठीक है, लेट अस टेक अप 4 to 5 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर द टीपीए। A right to sue, stipends allowed in the military, public office or all of the above। इसलिए आंसर आ जाता है that all of the above cannot be transferred, क्योंकि right to sue भी ट्रांसफर नहीं होता है, मिलिट्री में जो स्टाइपेंड्स मिलते हैं वो भी ट्रांसफर नहीं होंगे, पब्लिक ऑफिस जो है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगला सवाल, the law relating to the TPA by transfer of property by ostensible owner is dealt under section 41 of TPA, Benami Transaction Prohibition Act 1988, both A and B or neither A nor B। The law relating to transfer of property by ostensible owner is dealt under which of the following provision? 41 Benami Transaction Act, both A and B, neither A nor B। ठीक है, so मेगा से you people are shifted to option number C, that is both। सेक्शन नंबर 41 जो है वो भी ऑस्टेंसिबल ओनर से बात करता है और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी ऑस्टेंसिबल ओनर के कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करता है। अगला सवाल, as per the interpretation clause of TPA, a thing attached to earth means rooted in earth in the case of trees and shrubs, embedded in earth in the case of walls and buildings, attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 or all of them। यस, अटैच्ड टू अर्थ से क्या मतलब है, हम लोगों ने डेफिनेशंस में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैच्ड टू अर्थ। सवाल है अगला, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ टीपीए लेज डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर सेक्शन 100, 101, 102, 103। मर्जर की डॉक्ट्रिन का सेक्शन 100 के अंदर क्या है? सेक्शन 100 के अंदर जो है चार्ज की बात है। 101 अगर आप उठा के देखें अपने अपने बैरक्स में, तो 101 के अंदर आपको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर मिलेगा। ठीक है, मर्जर टेक्स प्लेस।
ये मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 as it stands at present existent or the subsequent encumbrances prevents merger of the right of the mortgagee and of the right of the mortgagor and in the mortgagee. The subsequent encumbrance may however be existing at the time when the acquisition of the right of the mortgagees in the property by the mortgagee takes place. Hence when there is no subsisting charge at a relevant time merger takes place. ठीक है, ये की पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं सेक्शन नंबर 101 इसको समझना कैसे है वो आपको ठीक है। ये ना नो मर्जर इन द सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस, ठीक है, सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस में मर्जर नहीं होगा, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कब अप्लाई होगा वो भी यहीं पे सेक्शन नंबर 101 के अंदर ही है। देखो आपने मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी में मॉर्गेजी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉर्गेजी का मतलब कि आपने एक प्रॉपर्टी को लेके किसी व्यक्ति को कुछ एक पैसा उधार दे रखा है और आपकी उसकी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी है। सो एनी मॉर्गेजी और a person having a charge upon an immovable property or any transferee of the mortgagee or a charge holder, ठीक है, transferee of such mortgagee or a charge holder may purchase or otherwise acquires the rights in the of the mortgagor as or owner। अब क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को गिरवी रखी, वो व्यक्ति मॉर्गेजी बन जाएगा, मैं मॉर्गेजर हूं, लेकिन वो व्यक्ति मेरी ही प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। तो जब मेरी ही प्रॉपर्टी को खरीद लेगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्गेजी के जितने भी राइट्स थे वो ओनरशिप में मर्ज हो गए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। सेक्शन नंबर 101 में बताता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कब काम करती है कब नहीं। आप वो प्रॉपर्टी किसी और को आगे मॉर्गेज कर दो, वो व्यक्ति खरीद ले, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मर्जर की डॉक्ट्रिन जो है वो काम करती है। याद रखना है सेक्शन नंबर 101 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर मिलता है। अगला सवाल, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द पोजीशन हैज बीन कंसीडर्ड टू बी, पोजीशन आएगा यहाँ पे, नॉट पोजीशन, पोजीशन हैज टू बी considered to be 5 points of ownership, 7 points of ownership, 9 points of ownership और 10 points of ownership। पोजीशन जो है वो कितने पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप बनता है? 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या है, जिनको क्लियर नहीं है, कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी पे पोजीशन होल्ड करता है वही व्यक्ति लॉ के अकॉर्डिंगली मालिक माना जाता है, ठीक है। लॉ प्रिज्यूम्स दैट द पर्सन हु इज होल्डिंग द पोजीशन इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो व्यक्ति मालिक नहीं है, ये जो कह रहा है उसे प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस एक्ट के अंदर भी प्रिजम्पशंस हैं और इसीलिए कहा जाता है पोजीशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने, दैट इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, एक व्यक्ति है, आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात करी, गिफ्ट कर रहे हैं, और डोनी की जो डेथ है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले हो जाती है। द गिफ्ट इज वैलिड, it is void, the gift is reduced, it depends upon the discretion। yes, the gift is, yes everyone, gift कैसा रहेगा? it is void, ठीक है। सेक्शन नंबर 124 रेफर करेंगे कि जब भी आप किसी को भी गिफ्ट करेंगे प्रॉपर्टी, तो वो व्यक्ति अपने जीते जी उस प्रॉपर्टी को, जो गिफ्ट जो उसको मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल लीज से है, क्वेश्चन नंबर 43, where a contract of lease has been made for the purpose of manufacturing, the determination of such lease must be served by the notice under section 106 of the period of 6 months, 15 days, 1 month or 3 months। अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए लीज है तो लीज को खत्म करने के लिए 106 के तहत कितने समय का नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए? 15 दिनों का देंगे मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के। यस, सोच लो। फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, ईयर टू ईयर लीज होगा। टर्मिनेट करने के लिए कितना समय? यस शिखा, टर्मिनेट करने के लिए कितना टाइम देंगे? इट विल बी 6 मंथ्स नोटिस, ठीक है। 6 मंथ्स, 15 दिन आपने कैसे कह दिया? आई डोंट नो, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज है उनके लिए लॉ प्रिज्यूम करता है लीज एक ईयर टू ईयर होगा, और उसको डिटरमिन करने के लिए कम से कम 6 महीने का नोटिस जो है वो आपको देना पड़ेगा। पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी लीज पे रखी है, और आपके लीज में ये नहीं लिखा है कि लीज किस नेचर का है,
तो अब हम कैसे समझे कि आपने लीज कैसे किया है? तो क्योंकि एक बार फसल लगा दोगे, 6 महीने तक फसल तैयार होगी, फिर उसकी कटाई होगी, तो 6 महीने से का नोटिस कम से कम उसको देना ही पड़ेगा। 15 दिन का नोटिस देके उससे प्रॉपर्टी खाली करवा लोगे तो उसकी फसल का क्या होगा? सेम मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर रखा होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कम से कम 6 महीने का समय जो है वो पार्टी को देना पड़ता है। बाकी अनलेस द लोकल लॉ कस्टम और कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री इज देयर, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 106 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या कस्टम्स को अलग से गवर्न कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए। A gift of two or more donors of whom one does not accept. आपने एक प्रॉपर्टी एक से ज्यादा लोगों को दी जिसमें से एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया। It is void as to the interest which he would have taken had he accepted. Valid as to the interest which he would have taken as hardly accepted. Voidable at the option of the donor, valid at the option of donor. Yes, बड़ा सिंपल सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आंसर आप लोग कर पाए। एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा लोगों को गिफ्ट कर दिया, एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए गिफ्ट वॉइड होगा। ठीक है, वॉइड एज टू हिज इंटरेस्ट व्हिच ही वुड हैव टेकन हैड ही एक्सेप्टेड, कि अगर वो ले लेता तो उसको इंटरेस्ट मिल जाता, वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। वैलिड एज टू द इंटरेस्ट व्हिच ही वुड हैव टेकन हार्डली एक्सेप्टेड, तो गिफ्ट वैलिड होने की बात हो रही है। तीसरा वॉइडेबल की बात कर रहे हैं, तीसरा कह रहा है वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ डोनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर 125 से सवाल आता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर that which among the following sections under the TPA deals with the rateable distribution of a mortgage debt? Rateable distribution of a mortgaged debt. 60, 64, 134 and 76. अब इसमें एलिमिनेट देखो बड़े सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 60 में मॉर्गेज की बात है, 134 वाला एक्शनेबल क्लेम वाले हिस्से में चला जाएगा। दो प्रोविजन से 64 और 76 दोनों में आपको जो है सही आंसर निकालना है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यस। अब देखो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मॉर्गेज डेट है ना, तो एलिमिनेट आप लोगों ने जब किया तो आप लोग सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे थे, एक सेक्शन नंबर 60, एक 64 और 76, क्योंकि तीनों ही मॉर्गेज वाले एरिया में आते हैं। जो भी कैंडिडेट है उसके साथ ब्लफ कहाँ होगा? ब्लफ इस तरह से होगा कि वो ये सोचेगा कि 134 जनरली टॉक्स अबाउट एक्शनेबल क्लेम, इसलिए मैंने ध्यान में आपके लाने से पहले जैसे कहा कि 134 तो एक्शनेबल क्लेम के पोर्शन का हिस्सा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बार 134 का बेयर प्रोविजन देखें, लेट अस सी वहां पे क्या लिखा है। ठीक है, mortgage debt where the debt is transferred for the purpose of securing any existing or future debt, the debt so transferred if received by the transferee or recovered by the transferee is applicable first in the payment of the cost of such recovery, secondly in toward the satisfaction of the amount of the time secured by the transfer, and residue it belongs to the transferor or the persons entitled to receive the same. तो ये जो हो रहा है ये रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कह रहा है where the debt is transferred for the purpose of securing an existing debt। ठीक है, आपने एक डेट ट्रांसफर कर दिया दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, where a debt is transferred for the purpose of securing an existing debt, the debt so transferred is received by the transferee, जिसने डेट रिसीव किया है, is applicable first in the payment of the cost and recovery, secondly in towards the satisfaction of the amount for the time being secured by the transfer, और तीसरा the residue if it belongs to the transfer or the other person entitled to receive the same। तो जितना उसको कॉस्ट के लिए जो उसको खर्चा पड़ा है वो रिकवर करेगा, फिर उसके बाद जो उसने पैसा आपसे रिकवर करना था वो करेगा, और नंबर 3 में जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो आपको जो है वो वापस करेगा। एंड दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 134 जनरली टॉक्स अबाउट द रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मॉर्गेज डेट। तो आंसर जो है सुरेंद्र, आप सेक्शन नंबर 76 कह रहे थे, सेक्शन नंबर 76 तो कुछ अलग ही प्रिंसिपल की बात करता है। एक बार अगर आप देखें तो व्हाट सेक्शन नंबर 76 टॉक्स अबाउट, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी गौर फरमाना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी इन पोजीशन। सीधा सीधा पूछते हैं, हिमाचल में 2 बार आ चुका है ये सवाल कि लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी इन पोजीशन कहां पे लिखी गई है। सेक्शन नंबर 76 के अंदर लायबिलिटीज की बात है और सेक्शन नंबर 72 के अंदर राइट्स की बात है। तो ये दोनों सेक्शन में तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और बीच में एक और ऑप्शन था ना आपके पास
जिसमें हम सेक्शन नंबर 64 की बात करें तो 64 में भी आप लोग एक बार जरूर ध्यान में रखें कि क्या कंटेंट जो है वो रखा गया। ये मॉर्गेज का चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, बट स्टिल इसका ध्यान आपको जो है वो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 64 बात करता है रिन्यूअल ऑफ द मॉर्गेज लीज। आप लोगों ने जब क्लासेस लगाई होंगी तो मैंने ना कुछ एक सेक्शंस के आपको कोरिलेशन समझाए थे। सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 71, रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज कौन होगा, मॉर्गेजी कब करवा सकता है, मॉर्गेजर कब करवा सकता है, उन सारी चीजों को एक बार दोबारा से गो थ्रू करिएगा। कॉपीज में मेरे ख्याल से रिवीजन में भी कमी है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन तो राइट आंसर कहां से आया, जो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा वहां से आया, दैट इज रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ अ मॉर्गेज डेट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 134 ऑफ द टीपीए। चलिए, सो इसके साथ यहाँ पे हम आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। विल मीट टुमारो, ठीक है, एंड विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस ओवर हियर रिलेटेड टू द अदर एरियाज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू सर।